कैसे भारत बन सकता है एक मिलिट्री महाशक्ति। दोस्तों, एक सैन्य महाशक्ति या मिलिट्री सुपर पावर होने का क्या मतलब होता है? एक ऐसा देश जिसकी सेना सबसे बड़ी हो, या फिर जिसके पास दुनिया के सबसे विध्वंसकारी न्यूक्लियर हथियार हों। पर अगर हम ऐसे देखें तो रिकग्नाइज्ड और अनरिकग्नाइज्ड मिलाकर न्यूक्लियर मिसाइल्स तो दुनिया भर में 9 देशों के पास हैं। यही नहीं, अगर हम इसे इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही देखें तो दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट आर्मी और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का एक अच्छा खासा जखीरा तो इंडिया के पास भी है। फिर भी भारत एक मिलिट्री सुपर पावर नहीं माना जाता है। आखिर एक सैन्य महाशक्ति होने का असल मतलब होता क्या है और कैसे इंडिया एक सैन्य महाशक्ति बन सकता है? लेकिन सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि आखिर भारत को सैन्य महाशक्ति बनने की क्या जरूरत है। तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और इस मुद्दे को जरा करीब से जानने की कोशिश करते हैं। What is meant to be military superpower? दोस्तों, असल में इस टर्म की कोई लिखित या वेल एस्टैब्लिश्ड डेफिनेशन तो है नहीं, ना ही इसे सेना या हथियारों के आंकड़ों में बयां किया जा सकता है। लेकिन इसे दुनिया में उस देश के दबदबे या वर्चस्व के आधार पर मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए, यूक्रेन और रशिया युद्ध में सारा वेस्टर्न वर्ल्ड रशिया के हमलों का पुरजोर विरोध कर रहा है और इस युद्ध में यूक्रेन को बाहरी दुनिया से भरपूर मदद भी मिल रही है। पर फिर भी क्या कोई देश या देशों का समूह सीधे तौर पर इस युद्ध में रशिया से लोहा लेने के लिए खड़ा हो रहा है? जवाब है नहीं। अभी कुछ साल पहले ही यूएसए ने अपनी जिद में पूरा मिडिल ईस्ट तहस नहस कर दिया। फिर क्या अफगानिस्तान और क्या इराक, क्या सीरिया और क्या ईरान। यूएसए ने हर देश पर अपने हथियारों से मनमर्जी चलाई, जिसके विरोध में बहुत से देशों ने मोर्चा भी खोला। लेकिन क्या किसी ने यूएस को सीधे जवाब देने की हिम्मत दिखाई? जवाब है नहीं। इसी कड़ी में थोड़ा पीछे जाएं तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के विध्वंस के बाद यूएसएसआर और यूएसए ने एक दूसरे को पछाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि इस दौर की आपसी टेंशन को देखते हुए इसे कोल्ड वॉर तक कहा जाता है। लेकिन क्या इस दशकों लंबे चले कोल्ड वॉर में इन दोनों में से किसी भी देश ने एक दूसरे पर सीधा वार किया? जवाब है नहीं। इसी सैन्य वर्चस्व और दबदबे को मिलिट्री सुपर पावर कहा जाता है। बल्कि इसे अगर हम छोटे लेवल पर देखें तो पाकिस्तान हमेशा से भारत में घुसपैठ और आतंकवाद के जरिए छद्म युद्ध या प्रॉक्सी वॉर का सहारा लेता रहा है। बीते दशकों में कभी भी भारत के साथ सीधे युद्ध में नहीं उतरा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत का पलड़ा पाकिस्तान के मुकाबले भारी है। जब भारत का यही पलड़ा ग्लोबल लेवल पर भारी हो जाएगा तो वो भी एक सैन्य महाशक्ति या मिलिट्री सुपर पावर बन जाएगा। लेकिन अब यहां प्रश्न यह भी उठता है कि भारत को एक सैन्य महाशक्ति बनने की आखिर क्या जरूरत है? तो चलिए अब हम इस बारे में भी संक्षेप में समझ लेते हैं। Why India needs to be a military superpower? अब ये बात तो दुनिया में किसी से छिपी नहीं है कि भारत हमेशा से ही एक शांति प्रिय देश रहा है, जिसने कभी किसी दूसरे देश पर हमले की पहल नहीं की है। और इसके पीछे हैं हमारे राष्ट्र के कण कण में व्याप्त संस्कार गौतम बुद्ध की शांति की शिक्षा के, संस्कार वर्धमान महावीर के अहिंसा के महाव्रत के, और संस्कार सनातन धर्म के वसुधैव कुटुंबकम के विचार के, जिसकी वजह से भारत हमेशा संयमित व्यवहार को अपनाते हुए दूसरों के उकसाने पर भी कभी मिलिटरीली अग्रेसिव अप्रोच से आगे नहीं बढ़ा। यही कारण है कि चाहे वो पाकिस्तान हो या चाइना, भारत ने अपनी तरफ से हमेशा दोस्ती की पहल की है। लेकिन आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में इकोनॉमिक पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस कैपेबिलिटीज साथ साथ ही चलती हैं, जिसमें पहले दो को मजबूत रखने के लिए तीसरे का मजबूत होना बेहद जरूरी है, क्योंकि तभी बाकी दो सुचारू रूप से चल पाएंगे। ये कुछ इस तरह है कि यदि आग को पानी का डर न हो तो वो अपनी सीमाएं भूल जाती है, और ये बात तो भारत जैसे देश के लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसकी एक तरफ चाइना जैसा कुटिल पड़ोसी है तो दूसरी ओर पाकिस्तान जैसा कपटी, जो भारत के इस संयम को उसकी कमजोरी समझने की हिमाकत पहले कई बार कर चुके हैं। और राष्ट्र कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता का अंश इस बात को भली भांति स्थापित करता है, जो है, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही।
क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। यानी क्षमा का भाव रखना उसी पर शोभा देता है जिसके पास दुस्साहस करने वाले को दंड देने का भी सामर्थ्य हो। क्योंकि जैसा हमने आपको बताया, इसके अभाव में भारत के फॉरगिविंग एटीट्यूड को भी उसकी कमजोरी समझा जाता रहा है। तभी बिना किसी उकसावे के कभी कारगिल में पीछे से वॉर होता है, तो कभी गलवान में घुसपैठ होती है, और कभी अमेरिका अपने हथियारों के सौदे के बदले अपनी गलत शर्तों पर भी हामी भरवाने की कोशिश करता है। ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और विश्व स्तर पर स्ट्रांग डिप्लोमैटिक रिलेशंस मेंटेन रखने के लिए अपनी डिफेंस को स्ट्रांग रखना बेहद जरूरी है। लेकिन भारत के लिए एक मिलिट्री सुपर पावर बनने की इस राह को समझने से पहले हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम ये बात जान लें कि मिलिट्री कैपेबिलिटी के मामले में भारत आज कहां स्टैंड करता है। वेयर इंडिया स्टैंड्स नाउ। अगर हम 2022 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पर गौर करें तो हम पाएंगे कि इंडिया 14,55,000 की एक्टिव मिलिट्री पावर के साथ 4th रैंक पर है। साथ ही उसके पास कुल 2,182 की एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ है। यही नहीं, इंडिया के पास 12,000 आर्म्ड व्हीकल्स और 4,600 टैंक्स हैं। वहीं अगर हम इंडिया की नेवल कैपेबिलिटीज पर गौर करें तो उसके पास 13 फ्रिगेट शिप्स हैं, 10 डिस्ट्रॉयर शिप्स और 17 सबमरीन्स के साथ लगभग 200 नेवल पावर इंस्ट्रूमेंट्स का जखीरा है। यही कारण है कि इस इंडेक्स में उसके ऊपर केवल यूएसए, रशिया और चाइना ही नजर आते हैं। यही नहीं, भारत न्यूक्लियर पावर से भी लैस है और उसके तरकश में एक से एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद हैं। लेकिन इस सब के बाद भी इंडिया एक सैन्य महाशक्ति बनने की रेस में बहुत पीछे नजर आता है। तो चलिए अब हम इस रहस्य को भी सुलझा लेते हैं कि वर्ल्ड में 4th रैंक पर एस्टैब्लिश होने के बाद भी इंडिया मिलिट्री सुपर पावर क्यों नहीं है, और साथ ही ये भी समझ लेते हैं कि आखिर कैसे वो एक मिलिट्री सुपर पावर बन सकता है। What needs to be done? चलिए अब अगर हमने इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग को एस्टैब्लिश करने के लिए एक रिपोर्ट का सहारा लिया था, तो उसके सबसे बड़ी कमजोरी को भी हम एक अन्य रिपोर्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की ट्रेंड्स की इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने डिफेंस इक्विपमेंट और इस फील्ड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए बहुत हद तक इंपोर्ट्स पर ही निर्भर करते हैं। इसीलिए यदि हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में रैंक की बात को छोड़कर आंकड़ों पर जाएं तो हम पाएंगे कि 4th रैंक पर खड़े इंडिया और उसके ऊपर के 3 देशों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरण के लिए यूएसए का एयर फ्लीट ही इंडिया के एयर फ्लीट से 6 गुने से भी ज्यादा है। जहां एक ओर चाइना अपने खुद के एडवांस्ड फाइटर प्लेन्स बना रहा है, इंडिया का एयर फ्लीट फ्रांस, रशिया और दूसरे देशों के सहारे है। यही कारण है कि आज भी भारत के जांबाज फ्लाइंग कॉफिन के नाम से मशहूर MiG-21 उड़ाने को मजबूर हैं। और बीते साल जोर शोर से राफेल फाइटर जेट के इंडियन फ्लीट में शामिल होने से गदगद होता सारा देश कहीं न कहीं इस बात को नजरअंदाज कर रहा था कि ये फाइटर प्लेन्स भी फ्रांस से खरीद कर लाए गए हैं, न कि भारत जैसे सक्षम देश ने खुद बनाए हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम भारत के समुद्री युद्धपोत पर भी नजर डालें तो वो भी या तो इन देशों के हैंड डाउन इंस्ट्रूमेंट से बने हुए हैं या फिर इन वर्ल्ड सुपर पावर्स के कंपैरिजन में काफी फीके हैं। यही कारण है कि टोटल नेवल फ्लीट में भी चाइना के पास हमसे लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा नेवल फ्लीट है। ऐसे में एक मिलिट्री सुपर पावर बनने के लिए भारत को अपने सेल्फ रिलायंस पर जोर देना होगा। ऐसा करना भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि किस तरह रशिया से S-400 से सौदे के दौरान यूएसए भारत पर दबाव बना रहा था कि वो इस डील को छोड़ दे, और एक तरह से उसकी बात न मानने पर ही यूएसए ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट्स उपलब्ध करा दिए। ऐसे में अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन रखने के लिए भारत का मिलिटरीली सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। हालांकि बीते सालों में इसमें तेजी से अंतर आ रहा है क्योंकि सिप्री के अवेलेबल डेटा के बेसिस पर एक फैक्ट ये भी है कि डिफेंस इक्विपमेंट के टॉप इंपोर्टर्स में इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जिसने बीते सालों में अपनी इंपोर्ट रिलायंस को सिग्निफिकेंटली कम किया है।
इसी के चलते इंडिया ने अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को 2012-16 के कंपैरिजन में 2017-21 के बीच 21% तक कम किया है। यही नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से मेक इन इंडिया के माध्यम से बहुत से स्टेप्स लिए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने 2025 तक $25 बिलियन के डिफेंस प्रोडक्शन का टारगेट भी फिक्स किया है। लेकिन फिर भी अभी दिल्ली बेहद दूर नजर आती है। वहीं अगर हम मिलिट्री स्पेंडिंग की बात करें तो जहां मिलिट्री डायरेक्ट मैगजीन के 2021 में जारी हुए इंडेक्स के अनुसार यूएसए का बजट $732 बिलियन पर ईयर था, वहीं चाइना की मिलिट्री स्पेंडिंग $261 बिलियन थी। हालांकि इस इंडेक्स में भी इंडिया थर्ड रैंक पर ही था, लेकिन हमारी एनुअल स्पेंडिंग महज $71 बिलियन ही है। यही नहीं, इसी इंडेक्स में एक चौंका देने वाला आंकड़ा और भी देखने को मिलता है, जिसके अनुसार दुनिया भर के देशों में डिफेंस स्टाफ की सैलरी सेटिस्फैक्शन के मामले में इंडिया 11वें स्थान पर है, जबकि कनाडा इस इंडेक्स में टॉप पर नजर आता है। ऐसे में भारत को अपने डिफेंस बजट के हर स्फीयर को रीडिजाइन करने की जरूरत है, क्योंकि एक देश के डिफेंस के लिए जितना जरूरी उस देश के हथियार हैं, उतने ही जरूरी उन हथियारों के पीछे खड़ा सैनिक भी है। हालांकि इस दिशा में भी भारत सरकार की ओर से एक पहल देखने को मिलती है, क्योंकि जहां एक ओर FY 2022-23 में भारत के डिफेंस बजट को 10% तक बढ़ा दिया गया है, वहीं दूसरी ओर फोर्सेस को और जवान देने के लिए अग्निवीर स्कीम जैसे इनोवेटिव कदम उठाए गए हैं। लेकिन ये इनोवेशंस केवल स्कीम्स या बजट तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि भारत में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और डिफेंस बेस्ड R&D को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि हम डिफेंस इंपोर्ट्स को कम करते हुए इस सेक्टर में जल्द से जल्द सेल्फ रिलायंट बन सकें। जहां एक गौर करने वाली बात यह भी है कि इन देशों की इकोनॉमी भी भारत से कई गुना बड़ी है। ऐसे में मिलिट्री स्पेंडिंग और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को लेकर भारत के पिछड़ने का कारण समझा जा सकता है। यही कारण है कि अगर भारत को एक मिलिट्री सुपर पावर बनना है तो उसके लिए एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे उसकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी भी अपने आप बढ़ती जाएगी। कंक्लूजन: हालांकि इन कमियों को दूर करते हुए भारत को भविष्य में एक सैन्य महाशक्ति बनकर उभरते साफ देखा जा सकता है, और ये बात सारी दुनिया मानने भी लगी है। यही कारण है जब 2019 में इंडिया ने मिशन शक्ति के माध्यम से अपनी खुद की एंटी सैटेलाइट वेपन टेक्नोलॉजी दुनिया के सामने रखी, तो सुपर पावर कहलाए जाने वाले देशों के पैरों तले भी जमीन खिसकती दिखाई दी। यही नहीं, चाहे फिर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप करने की बात हो, भारत ने अपनी हर एक उपलब्धि के साथ सो कॉल्ड ग्लोबल सुपर पावर्स के सिंहासनों को भी हिलाकर रख दिया है और उन्हें यह आभास दिला दिया है कि बहुत जल्द उस पर बैठने एक नया सुपर पावर आने वाला है। इस बारे में आपकी क्या राय है? आपके अनुसार ऐसे कौन से कदम हैं जो भारत को सैन्य महाशक्ति बनाने में सहायता करेंगे, और आप कब तक ऐसे संभव होता देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए।